नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों को हम ये बताने वाले हैं कि जो कूलॉम्स लॉ है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इसके लिमिटेशंस क्या हैं, इन सब चीज़ों को हम कैसे ध्यान में रखेंगे, कैसे समझेंगे, वो सारी बातें मैं बताने वाला हूँ। बहुत छोटा सा वीडियो होगा और आप सभी लोग अच्छी तरीके से समझ जाएंगे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है या लिमिटेशंस क्या है। आइए देखते हैं। हमारे पास जो ये चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और आज जो पढ़ने चल रहे हैं सबसे पहले तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कूलॉम्स लॉ। और अगर हम इनके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात हम करते हैं तो थोड़ा सा आप अच्छी तरीके से समझिएगा। अगर आपको याद है कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो आपने फॉर्मूला पाया था वो 1/4πε0k चार्जेस 1 चार्जेस 2 बाई आर स्क्वायर, यही एक फॉर्मूला था। और आप सभी लोगों को मैं एक बात बता दे रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इन्हीं फॉर्मूले में इनका कैरेक्टरिस्टिक्स है। जैसे सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक, इट फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ। कूलॉम्स लॉ जो होता है ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को क्या करता है, फॉलो करता है। बात ध्यान में रखिएगा। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इनवर्स स्क्वायर लॉ का मतलब क्या होता है कि जो फोर्स होता है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और मैं यहां पे देखूं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए मैं कह सकता हूं कि ये आपका इनवर्स स्क्वायर लॉ को क्या करता है, फॉलो करता है। दूसरा इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ध्यान दीजिएगा। इट बेस्ड ऑन कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी। कुछ टर्म को थोड़ा समझिएगा, ये आपके पास है। थर्ड, आपको मैं जो पॉइंट बताने चल रहा हूं उसे भी आप याद रखिएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्सन फोर्स। ये कहने का मतलब क्या है कि जो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स है, या तो अट्रैक्शन होगा या तो रिपल्सन होगा, ये किस पर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ चार्ज पर। चार्जेस अगर सेम नेचर के हैं तो रिपल्सन होगा, अपोजिट नेचर का होगा तो अट्रैक्शन होगा। आपको मैं फोर्थ कैरेक्टर्स बता रहा हूं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो फोर्स है, अब वो चाहे जैसा हो, ये बहुत स्ट्रांग फोर्स होता है। अब स्ट्रांग फोर्स कैसे है आपको मैं बता दूं, एक डाटा देके बता रहा हूं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऐसा समझा गया 10⁻36 टाइम ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर। खुद सोच लो कि ग्रेविटेशनल फोर्स में 10⁻36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक, मतलब ये स्ट्रांगेस्ट फोर्स होता है, स्ट्रांग फोर्स होता है, इसमें कोई डाउट नहीं। बात समझ आई आपको? मैं आपको फिफ्थ पॉइंट बताने चल रहा हूं, उसे ध्यान में रखिएगा। ये जबरदस्त पॉइंट है। क्या? जैसे अगर आपको याद हो हमारे पास दो चार्जेस थे Q1 Q2, इनके बीच की डिस्टेंस क्या थी, r। तो जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो इन्हीं डिस्टेंस के लाइन में होगा, इन्हीं के लाइन के क्रॉस होगा। यानी अगर आप सभी लोग थोड़ा सा ऐसा सोच रहे होंगे, जैसे ये चार्ज Q1 है और ये चार्ज Q2 है, तो फोर्स आपका इधर लग रहा होगा, तो ये गलत है। अगर आप ये सोच रहे हैं चार्ज जैसे Q1 है और चार्ज Q2 है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपका इधर लगेगा या इधर लगेगा, ये चीज एकदम से क्या है, गलत है। चार्ज आपका जो होता है, इनके बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है, जो इन दोनों चार्ज को सेंटर्ड को क्या करता है, लाइन ज्वाइन करता है, उस तरह का फोर्स होता है, उस पर लगता है। तो आप सभी लोग कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रो स्टैटिक फोर्स होता है वो लाइन सेंटर्ड फोर्स होता है।
लाइन सेंटर्ड फोर्स होने का मतलब क्या है, चार्जेस और चार्जेस के बीच में जो लाइन गई है ना, उस पे लगने वाला फोर्स है। इस तरह का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं हो सकता। बात समझ आई आपको? अच्छा, आपको मैं एक 6 कैरेक्टरिस्टिक बता रहा हूं, उसे भी ध्यान में रखिएगा। जैसे मान लीजिएगा ये इनके बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम कर रहा है Fe, और आपने एक तीसरा चार्ज लाके रख दिया, तो मैं आपको बता दूं इस तीसरे चार्ज की प्रेजेंट मात्र से इन पर कोई चेंजिंग होने वाला नहीं। याद रखिएगा, जैसे आपने तीसरा चार्ज लाया और यहाँ पे Q1 या Q2 से थोड़ी दूर पर या एनी की कंडीशन में ला दिया, तो आपको मैं बता रहा हूँ तीसरे चार्ज के प्रेजेंट से, तीसरे चार्ज के प्रेजेंटी से यहाँ इन दोनों के बीच में लगने वाले फोर्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हाँ, बोल सकते हैं Fe जो होगा ये क्या रहेगा, रिमेन कांस्टेंट इन प्रेजेंस ऑफ अनदर चार्ज। मतलब मेरे कहने का है कि अगर दो चार्जेस के बीच में लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स अगर Fe है, तो आप तीसरा चार्ज कहीं पर आप रख दीजिए, कहीं पर भी रख दीजिए, तो तीसरे चार्ज की उपस्थिति से, प्रेजेंटी से इनके फोर्स की वैल्यू में कोई इफेक्ट नहीं है। मैं रखने की बात कर रहा हूं। अब मैं बात आपसे कराऊंगा क्या, इनके कांटेक्ट में ला दूं तो क्या इफेक्ट पड़ेगा? जी हाँ, बिल्कुल इफेक्ट पड़ेगा। हम उन्हीं पे चर्चा करने वाले। अभी आपने देखा होगा हमने यहाँ पे चार्ज रखने की बात किया था, पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, 7th आपको कैरेक्टरिस्टिक्स में बता रहा हूं। वो कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि जो Fe होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, वो क्या होगा, अफेक्ट हो जाएगा when another charges comes to contact of charges। मेरे कहने का मतलब है, जैसे आप देखिए ये आपके पास है एक चार्ज Q1 है और एक चार्ज क्या है, Q2, ठीक है। और हम क्या कह रहे हैं कि यहां पर एक तीसरा चार्ज मैं लाता हूं, इसके कांटेक्ट में ला दूं या फिर इसके कांटेक्ट में ला दूं या दोनों के कांटेक्ट में ला दूं, तो जो फोर्स होगा वो चेंज हो जाएगा। बात समझ आई? मैं उसे समझाना चाहता हूं क्यों चेंज होता है, उसका रीजन देखिए। जब आप कांटेक्ट में नहीं लाते हैं तो जो फोर्स होता है, जब आप कांटेक्ट में नहीं लाएंगे, ध्यान दीजिएगा, विदाउट कांटेक्ट, अगर ये केस रहता है तो जो फोर्स होता है वो आपका केवल तो केवल 1/4πε0 चार्जेस मल्टीप्लाई ये होता है। बात समझ आई आपको? लेकिन उसी जगह पे जब कांटेक्ट हो जाता है तो ये पहली बार चार्ज Q1 नहीं रहता है, इसमें चेंजिंग आ जाती है। जैसे Q1 में Q3 आपने कांटेक्ट किया ना, एक नया चार्ज बनेगा, ध्यान दीजिएगा, और उस नए चार्ज को मैं Q1 डैश कहूंगा, वो बराबर होगा Q1 प्लस Q3/2। याद रखिएगा, अब एक नया चार्ज बनेगा, नया चार्ज क्या होगा, इन दोनों का एवरेज होगा, याद रखिएगा। अब Q2 डैश जो आपके पास होगा वो Q2 प्लस Q3 बाई कितना होगा, 2 होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज है, इसे आप याद रखिएगा, ये न्यूमेरिकल में काम का चीज होगा। अब बताइए Q1 Q2 डैश ये अलग अलग हो गया, जब ये अलग अलग हो गया तो फोर्स भी क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, और ये बराबर हो जाएगा 1/4πε0 के Q1 डैश Q2 डैश और बाई क्या हो जाएगा, R²। तो उम्मीद है आप सभी लोगों को कैरेक्टरिस्टिक समझ में आया। मैं ये कह रहा हूं, दो चार्ज के बीच में लगने वाला अट्रैक्शन या रिपल्सन जो फोर्स होगा, तीसरा चार्ज कहीं पर रख दिया जाए तो इफेक्टिव नहीं होगा, पर तीसरे चार्ज को अगर किसी चार्ज के कांटेक्ट में ला देते हैं तो जरूर इफेक्टिव होगा, क्योंकि वहां पे चार्ज जैसे कांटेक्ट में आएगा दूसरे चार्ज से तो चार्ज की एक नई वैल्यू आएगी, और वो नई वैल्यू इन दोनों के एवरेज की क्या होगी, बराबर होगी। ये याद रखिएगा, ये न्यूमेरिकल में बड़े काम की चीज है। हाँ, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते समय याद रखना, चार्ज का जो साइन दिया रहेगा साइन सहित यूज करना। जैसे +2 दिया है, +2 रखिए, -3 रखिए, बेशक आंसर माइनस में है, कोई दिक्कत नहीं। बात मेरी समझ आई आपको? याद ये कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको बताया है। अब मैं आपको जो चीज बताने चल रहा हूं उसे थोड़ा सा याद रखिएगा।
कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद हम सभी लोग थोड़ा सा समझने वाले हैं लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ। लिमिटेशन यहां पे केवल दो। पहली बात, चार्ज आपका रेस्ट में होना चाहिए। चार्ज क्या होना चाहिए? रेस्ट में होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात, चार्ज स्मॉल होना चाहिए। मतलब अगर चार्ज बड़ा रहेगा तो भी कूलम्ब्स लॉ नहीं लग पाएगा। बात मेरी समझ में आई? कूलम्ब्स लॉ लगने की कंडीशन यही है, चार्ज क्या होना चाहिए? स्मॉल होना चाहिए। दूसरा इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? डिस्टेंस भी, जैसे आपने चार्जेस के बारे में देखा तो दो ही कैरेक्टरिस्टिक है, एक चार्जेस के रेस्पेक्ट में है, एक डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में है। चार्ज आपका रेस्ट में होना चाहिए, इधर उधर चलना नहीं चाहिए। दूसरी चीज स्मॉल होना चाहिए, और हमेशा जो भी फोर्स आप शो करेंगे, मेरे कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग देख लीजिए, फोर्थ वाले मैंने बताया है, ये लाइन अलोंग चार्जेस होते हैं, ये लाइन के क्रॉस लगने वाले फोर्सेस होते हैं, याद रखिएगा। अब अगर हम सेकंड इसमें बात करेंगे तो याद रखिए, ये जो डिस्टेंस है ना, ये भी बहुत स्मॉल होनी चाहिए, और इतना ये फर्मी में होना चाहिए। आप बात समझिएगा, लगभग आप इतना सोचिएगा। मतलब आप बोल सकते हैं कूलम्ब्स लॉ जो होता है ये स्मॉलेस्ट डिस्टेंस माइक्रो स्पेस के लिए लगता है, यानी छोटे डिस्टेंस के लिए लगता है, बड़े डिस्टेंस के लिए नहीं लगता। तो ये कूलम्ब्स लॉ की क्या होती है? लिमिटेशन होती है। मैंने आपको ये बात मेरी समझ आई आपको? कूलम्ब्स लॉ की लिमिटेशंस क्या है? कोई दिक्कत नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, और आप अच्छी तरीके से इसको देखिएगा। उम्मीद है आपको कूलम्ब्स लॉ समझ में आ चुका है।